तो आज जो है हमें जो टॉपिक है जिसे हमें करना है यहाँ पे, ये आपका इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है, ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ है, इन्वायरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, और ये है आर्कटिक प्रदेश के बारे में, आर्कटिक प्रदेश के बारे में, आर्कटिक महासागर के बारे में। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है, 4 महासागर हैं, 4 महासागरों में से आर्कटिक महासागर, और किस तरीके से आर्कटिक महासागर हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भारत आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों का किस कारण से गहन रुचि ले रहा है, क्यों भारत चाहता है कि वो भी आर्कटिक प्रदेश क्षेत्र के साथ जुड़े और यहाँ पर जुड़ कर के काम करे, है ना। तो ये आपको पता होगा कि ये आपका 66.5 डिग्री का जो आपका उत्तरी अक्षांश है, इसके ऊपर इसके चारों तरफ घेरे वाला क्षेत्र है। आप ये वाला स्थान को देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका पूरा आर्कटिक प्रदेश क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है ये? आर्कटिक प्रदेश क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है आपका ये? आर्कटिक प्रदेश क्षेत्र है, ठीक है। ये आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है। ये है आपका आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर क्षेत्र। क्लियर है? आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है ये। अब इसको हमें एक एक करके समझना है। तो जो उत्तरी ध्रुव, ये आपका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है? नॉर्थ पोल। तो पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक प्रदेश कहते हैं, और आर्कटिक महासागर का क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है। इस क्षेत्र को में किसका किसका कौन कौन से देश हैं सटे हुए हैं? ये देखो यूनाइटेड स्टेट है नीचे, यहाँ पे कनाडा वाला क्षेत्र यहाँ से जुड़ा हुआ है, कनाडा है ना, कनाडा का क्षेत्र है यहाँ पे कनाडा है, कनाडा है। यूएसए का अलास्का वाला क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है? अलास्का का हिस्सा जुड़ा हुआ है यूएसए का, ये अलास्का है। यहाँ पे कनाडा वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है। इसके बाद ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क का हिस्सा है, ये ग्रीनलैंड है, डेनमार्क का हिस्सा है। इसके अलावा ये नॉर्वे का हिस्सा है, नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, और इधर जो आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड रसिया से अलग हुआ है ना ये हिस्सा, फिनलैंड, आइसलैंड, ये आइसलैंड है, आइसलैंड। ये देश हमेशा देखते हैं ना हर चीज़ में, हर एक सूचकांक में नंबर 1 रहते हैं, यही है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है रूस का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन सा है? रूस का, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, रूस का, रसिया का साइबेरिया वाला क्षेत्र। तो इसमें जो क्षेत्र आते हैं, एक तो आपका यूएसए आता है, अलास्का का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र, आइसलैंड का क्षेत्र, इसके बाद आपका जो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड का क्षेत्र, डेनमार्क का ग्रीनलैंड वाला हिस्सा, डेनमार्क का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र आता है इसमें। और ये विश्व के संसाधनों का क्षेत्र है, यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र में आता है, जिसका अभी दोहन नहीं किया गया। यहाँ पे जो संसाधन है उन संसाधनों का दोहन नहीं किया गया। क्या है? उसका दोहन नहीं किया गया, संसाधनों का दोहन नहीं किया गया। जो यहाँ पे संसाधन है उनका दोहन नहीं किया गया। तो विश्व के सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्रों में ये आर्कटिक प्रदेश सम्मिलित है। यहाँ पर लगभग 10 से विश्व का 10 से 20% पेट्रोलियम है। कितना है? 10 से 20% तो पेट्रोलियम है। दूसरा क्या है? 30% प्राकृतिक गैस है, 30% प्राकृतिक गैस है, 30% प्राकृतिक गैस है, ठीक है, 30% प्राकृतिक गैस है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे संसाधनों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कॉपर है, निकेल है,
कोयला है, सोना है, यूरेनियम है, टंगस्टन है, बहुत सारे निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं और ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें भारत भी प्रमुख है। भारत भी इस क्षेत्र को तवज्जो दे रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ये पेट्रोलियम हमें मिल जाएगा? क्या हम तो सीमा भी साझा नहीं करते, हमारे तो क्षेत्र में भी नहीं आता है। क्या ये प्राकृतिक गैस हमें मिल जाएगा? क्या यहाँ के जो भंडार हैं हमें मिल जाएंगे? क्या ये सब भंडारों के लिए हम इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। हमारे रुचि का कारण यहाँ पे छुपी हुई जो प्राकृतिक संसाधन वो नहीं है, वो तो देखो है ही, पृथ्वी हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें जो है कुछ यहाँ से हम सबसे ज़्यादा आर्कटिक प्रदेश पर जो रुचि रख रहे हैं, उसका जो मुख्य कारण मैं आपको बताऊं, भारत कैसा प्रदेश है। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप लोग सुन रहे हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। हम कैसे देश हैं? एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ पे जो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी है वो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पे जुड़े हुए हैं हम? जो आपको लिखने पे नंबर मिलेंगे, ठीक है, जो आपको लिखना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, हम एक एग्रीकल्चर लैंड है। भारत को आर्कटिक प्रदेश से क्या मिलेगा? हम कृषि अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और कृषि अर्थव्यवस्था जो होती है वो मानसून पर आधारित होती है। आपको पता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे जैसे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे मानसून की प्रकृति भी बदल रही है। कभी कभी मानसून बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी मानसून बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में ये जो ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर बहुल क्षेत्र है ना। क्यों? क्योंकि ये आर्कटिक वृत्त से ऊपर है, यहाँ पे तापमान बहुत कम रहता है। ग्रीनलैंड पे देखिए सफ़ेद बादल आपको दिख रहे हैं, सफ़ेद चादर दिख रही है। तो ये क्षेत्र में ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके कारण से भारत जो है आर्कटिक क्षेत्र में किए जा रहे वातावरणीय शोध जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने देश की कृषि अर्थव्यवस्था को, जो कि मानसून पर आधारित है, मानसून के पैटर्न को, और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे मानसून का पैटर्न कैसे बदलेगा, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अपने देश के ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से अपने देश को होने वाले प्रभावों को समझने के लिए हम आर्कटिक क्षेत्र पर रुचि ज़्यादा ले रहे हैं और इन क्षेत्रों पर जो प्रवृत्तियां हैं, उन पे पर्यवेक्षण हो रहे हैं, उनको हम लगातार देख रहे हैं। तो भारत जो आर्कटिक अनुसंधान के कार्य है, रिसर्च का कार्य है, इसको लेकर भारत सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के तौर पे इस क्षेत्र पे रुचि ज़्यादा ले रहा है, ताकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है, जो इस क्षेत्र पर बड़े स्तर पर पड़ेगा, इस क्षेत्र में जलवायु के संबंध में भारतीय मानसून पे जो प्रभाव पड़ेगा, किस तरीके की मानसून की प्रकृति के कारण से हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंज आ सकता है, हमारे देश की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है, और भारतीय अर्थव्यवस्था पे बड़े स्तर का हमारे यहाँ पे जो मानसून है उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमिक है, उस इकोनॉमी पर किसी भी प्रकार का अनिश्चितता ना आए, किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, एग्रीकल्चर पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर ना हो, इसलिए हम इस पूरे क्षेत्र पर देखना चाहते हैं, इस क्षेत्र को भी रिसर्च करना चाहते हैं, इस क्षेत्र को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र पर भारत की रुचि का जो मुख्य कारण है वो क्या है? भारत में जो कृषि अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है उसको, ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो यहाँ पे इससे लगे हुए जितने भी देश हैं, चाहे वो रूस हो, है ना, चाहे रूस हो, चाहे फिनलैंड हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे नॉर्वे हो, चाहे आइसलैंड हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, इससे भारत, ये जितने भी सटे हुए देश हैं, इनसे भारत के बहुत अच्छे सामरिक और व्यापारिक महत्व हैं। व्यापारिक महत्व यानी कि इन देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत इन देशों के साथ अपने संबंध जो लगातार बनाए रखना चाहता है और इस क्षेत्र में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं उन पे अपनी नज़र रख सकता है, ठीक है। तो भारत ने सन 2007 में जो है
प्रयास प्रारंभ किए थे कि भारत जो है आर्कटिक क्षेत्र में जुड़े, और उसने अपना पहला वैज्ञानिक दल आर्कटिक प्रदेश में भेजा था सन 2007 में। इसके बाद भारत ने अपना पहला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थापित किया है। इसका नाम रखा गया है हिमाद्री। क्या नाम रखा गया है? हिमाद्री। हमारा पहला अनुसंधान, याद कर लीजिए, ये पहला आर्कटिक प्रदेश में पहला जो आपका अनुसंधान केंद्र है इसका नाम है हिमाद्री। हमने जो है हिमाद्री स्थापित किया है। कहाँ पे है हिमाद्री? नॉर्वे में। नॉर्वे में स्थापित किया है। कब स्थापित किया है? 2008 में। तो भारत ने 2007 में पहला वैज्ञानिक दल भेजा था आर्कटिक प्रदेश में, और इसके बाद 2008 में अपना पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री स्थापित किया था। इसके बाद भारत लगातार जो है इस क्षेत्र में वैज्ञानिक दल को लगातार भेजता रहा। 2008 में नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के साथ भारत ने एक समझौता स्थापित किया। यह इंस्टीट्यूट का मुख्य काम है जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पे हो रहे जो परिवर्तन है, यहाँ पे रिसर्च कार्य है, उसको लेकर ये कार्य करता है नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट। नॉर्वेजियन पोलर इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन किया, और वर्ष 2012 में भारत अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक विज्ञान समिति परिषद के लिए सदस्य के तौर पे चुना गया, और 2013 में भारत आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र के तौर पे भी रहा। तो ऑब्जर्वर के तौर पे भी हम रहे और आर्कटिक समिति परिषद के सदस्य भी बने। तो 2012 में भारत जो है आर्कटिक परिषद का सदस्य बना। अब आर्कटिक परिषद की स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, ये भी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आर्कटिक अनुसंधान लगातार हो रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे रिसर्च निकल रहे हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे जो शोध हो रहे हैं उससे पता चल रहा है जो ओजोन छिद्र है उसके बारे में जानकारी मिलना, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानकारी मिलना, किस तरीके से ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्रों का, महासागरों का कितना जलस्तर बढ़ेगा, तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए मार्गदर्शन, पृथ्वी की सुरक्षा करना, साथ साथ वैश्विक आर्थिक और सामाजिक प्रभावों की सुरक्षा करना, अपनी क्षमता को बढ़ाना। निश्चित रूप से आर्कटिक प्रदेश पे भारत की रुचि जो है वो होना स्वाभाविक है। भारत भी चाहता है कि इस क्षेत्र में भारत जो है अपनी सक्रिय भूमिका रखे और इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान हो। तो ये आर्कटिक प्रदेश को लेकर के मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब आगे बात करते हैं कि आर्कटिक प्रदेश पे जो भारत है वो क्यों चाहता है कि आर्कटिक प्रदेश को लेकर के, कि आर्कटिक परिषद क्या है। आर्कटिक परिषद के बारे में भी हमको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आर्कटिक परिषद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आर्कटिक परिषद का एक संस्था है, आर्कटिक परिषद एक संस्था है जो कि आर्कटिक क्षेत्र में सामान्य आर्कटिक मुद्दे, विशेषकर आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास, आर्कटिक क्षेत्र समझ रहे हैं ना, आर्कटिक महासागर की बात है, तो यहाँ पे सतत विकास, पर्यावरणीय सुरक्षा, इसके प्रति आर्कटिक देश जितने भी हैं जो आर्कटिक से लगे हुए हैं, इन सारे देशों के नाम मैंने आपको बताए, जो देशज समुदाय हैं, अन्य आर्कटिक के जितने भी निवासी हैं उनके बीच सहयोग बढ़ाने, कोऑपरेशन बढ़ाने, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने, उनके बीच में अनुक्रिया बढ़ाने, क्योंकि यहाँ पे जीवन बहुत कठिन है। यहाँ पे 6 महीने लगातार रात रहती है, तापमान बहुत कम होता है, दिन बहुत छोटा होता है। तो एक तरीके का ये आर्कटिक परिषद अंतर सरकारी फोरम है। क्या है आर्कटिक परिषद? एक अंतर सरकारी फोरम है जो कि आर्कटिक परिषद जैव विविधता में परिवर्तन करने के उद्देश्य से समुद्रों में बर्फ जो पिघल रहे हैं, प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ रहा है, ब्लैक कार्बन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए सर्वसम्मति आधारित एक निकाय के तौर पे आर्कटिक परिषद काम करता है ताकि यहां पे जलवायु परिवर्तन को स्थिरता किया जा सके। अब देखिए आर्कटिक परिषद बना कब, तो यदि हम देखें तो आर्कटिक परिषद जो बना है ओटावा घोषणा के अंतर्गत बना है। ओटावा घोषणा 1996 में बना है। आर्कटिक परिषद के लिए रणनीति बनाने का काम 1991 से प्रारंभ हो गया था, लेकिन जो आर्कटिक परिषद बन के तैयार हुआ है, आर्कटिक परिषद 1996 में बना है। कब बना है? 1996 में। ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से आर्कटिक परिषद का निर्माण किया गया। ओटावा घोषणा पत्र के माध्यम से आर्कटिक परिषद का निर्माण किया गया, और इसमें जितने भी सदस्य राज्य हैं, सदस्य राज्य लगभग 8 देश हैं। 8 देश जो हैं जो कि उत्तरी ध्रुव से जुड़ते हैं, आर्कटिक प्रदेश से जुड़ते हैं। तो आर्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस संगठन के भागीदारी देशों के द्वारा सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण को प्रोन्नत करने के लिए पूरा का पूरा, तो इन्होंने किया क्या है,
इन्होंने एक आर्कटिक परिषद सचिवालय की स्थापना भी की है और ये आपका है नॉर्वे में, नॉर्वे में एक जगह है ट्रोम्सो में एक आर्कटिक परिषद सचिवालय बनाया गया है और यहाँ पे इसका मेन काम है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन को संचालित किया जाए। और इसमें कौन कौन से सदस्य देश थे, सदस्य देश मैं आपको बता देता हूँ। आर्कटिक परिषद के सदस्य देशों में कनाडा है, आपका डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूसी संघ है, स्वीडन है और अमेरिका है। ठीक है, कौन कौन से हो गए ध्यान से याद कर लीजिए, अभी मैंने सारे बताए थे आपको। कनाडा है, कनाडा के बाद आपका डेनमार्क है, डेनमार्क इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड हिस्सा उसी का है। डेनमार्क है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूसी संघ है, स्वीडन है, अमेरिका है, फिनलैंड है, याद करिएगा। और इसके बाद जो है भारत जो है पर्यवेक्षक स्तर पे भारत को जो है क्या की गई है, इस पे भारत को पर्यवेक्षक स्तर का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा संस्था बनी है। इसमें कई सारी इकाइयां हैं जो कि काम करती हैं। आर्कटिक संदूषक कार्रवाई कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम के अंतर्गत, आर्कटिक वनस्पति जंतु जीव जंतु संरक्षण कार्यकारी समूह के द्वारा, आपात निरोध तैयारी और प्रतिक्रिया कार्यकारी समूह के द्वारा, आर्कटिक समुद्री पर्यावरण रक्षा के माध्यम से, सतत विकास कार्रवाई समूह के द्वारा, ऐसी कई सारी संस्थाएं बनाई गई हैं जिनके द्वारा ये सारा इसका जो निगरानी तंत्र है वो मैकेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप किया गया है। और इससे जुड़े हुए जितने भी देश हैं वो लगातार जो है इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की समिट और सम्मेलन के माध्यम से यहाँ पर पर्यावरण को का आकलन करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, तो भारत ने आर्कटिक महासागर के लिए अपना प्रथम अभियान कब भेजा था? 2007 में शुरू किया था। कब किया था? 2007 में। इसके बाद मैंने आपको बताया कि नॉर्वे में 2008 में भारत ने अपना एक अनुसंधान बेस बनाया जिसका नाम क्या था? हिमाद्री। क्या नाम था उसका? हिमाद्री। मुख्य काम क्या है? भारत चाहता है कि यहाँ पे वायुमंडलीय विज्ञान, हिमनद विज्ञान, जैविक विज्ञान विषयों का अध्ययन किया जाए। आप लोग आंसर में कभी ये मत लिखिएगा कि यहाँ का हमें पेट्रोलियम चाहिए, यहाँ का हमें प्राकृतिक गैस चाहिए, इन सब चीज़ों को मत लिखिएगा। मेन हमारे यहाँ पे हमें यहाँ पे रिसर्च कार्य करना है ताकि मौसम संबंधी जानकारी हम इकट्ठा कर सके। रिसर्च कार्य के लिए भारत ही लगातार यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, ये मत बोल दीजिएगा कि हमें यहाँ का पेट्रोलियम लेना है, ये लेना है, सारी चीज़ें लेना है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आर्कटिक के जितने भी ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे बड़े स्तर पे ग्लेशियर हैं जिनकी संभावना है कि भविष्य में पिघलेंगे। और आर्कटिक क्षेत्र का जो तलछट है, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है, डेटा है, उस डेटा का एनालिसिस करना, आर्कटिक जलवायु और भारतीय मानसून के बीच में जो संबंध है उस कनेक्शन को समझना कि भारतीय मानसून को आर्कटिक प्रदेश का जो पूरा का पूरा यहाँ का एनवायरनमेंट है कैसे वो इंडियन क्लाइमेट को प्रभावित करता है, कैसे इसमें परिवर्तन आने से हमारे देश के क्लाइमेट में, हमारे मानसून में परिवर्तन आ जाएगा, इस चीज को समझना। समुद्री स्तर कैसे बढ़ेगा जब कभी ग्लेशियर पिघलेंगे, इसको समझने का प्रयास करना। इसके अलावा आर्कटिक की जो वनस्पति है, यहाँ पे बहुत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, मानव केंद्रित विभिन्न गतिविधियां होती हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया का एक व्यापक आकलन करना। इसके अतिरिक्त दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन के रूपों में तुलनात्मक अध्ययन करना। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्पन्न वैश्विक तापन के कारण से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को होने वाले जो विभिन्न प्रकार के चुनौतियां हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जब जल स्तर बढ़ेगा तो जल स्तर बढ़ने से जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो सारे के सारे द्वीप जलमग्न हो जाएंगे और बहुत सारी आबादी जो है, तो ये सारी चीजों को, साथ ही आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक, पर्यावरणीय, व्यावसायिक, रणनीतिक, ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजों को लेकर के कार्य करना। जुलाई 2018 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय आर्कटिक और समुद्र अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र रख दिया। तो इस संस्था का नाम भी रख दिया गया और यह एक नोडल जो है संगठन है जिसका मुख्य कार्य है। तो भारत जो है 2019 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक के लिए लगातार चुना जाता है और भारत यहाँ की समिति के सदस्यों के साथ एक अच्छे संबंध बना के रखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा आर्कटिक महासागर क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में तो आप इसमें ये सारे बिंदु लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताए। ठीक है, चलिए